और अगर आप जरा भी साथ दें तो कुछ और बात है, हम जरा भी साथ दें तो कुछ और बात है। अरे चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। दोस्तों श्वसन क्या होता है? सबसे पहले श्वसन क्या होता है दोस्तों? सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और तंत्र क्या होता है? आप लोग कभी फोटो कॉपी वगैरह कराने गए हैं, वहां पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्यूटर रखा रहता है, माउस रखा रहता है, सीपीयू रखा रहता है, कीबोर्ड रखा रहता है। ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे श्वसन तंत्र में जो होता है नासा छिद्र, नासा कपाट, फेफड़ा जो होता है हमारा, ट्रिकिया होता है, ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। दोस्तों जो श्वसन होता है वह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है। जो श्वसन होता है यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ही सांस लेते हैं। तो जो श्वसन है यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और जो श्वसन है यह अपचाय प्रक्रिया है। अपचाय का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और दोस्तों जो सांस होता है, सांस हम जब लेते हैं, जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें जो होती है ऊर्जा और उष्मा मिलती है। हमें ऊर्जा और उष्मा मिलती है। हमने आप लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ाया था ऊर्जा कैसे मिलती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, उस ऑक्सीजन को जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उस ऑक्सीजन को ले जाकर कोशिकाओं को देता है। तो एक चेन रिएक्शन होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का जब निर्माण हो जाता है तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज का जब निर्माण हो जाता है तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। समझ में आया दोस्तों? तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इसमें हमें ऊर्जा और उष्मा मिलती है। उष्मा का मतलब होता है हीट। हमारा जो शरीर होता है गर्म होने लगता है। आप लोग जिसका डेथ हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिस व्यक्ति का डेथ हो जाता है उसका शरीर बहुत ठंडा हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, तो उसके अंदर जो होता है हीट जनरेट नहीं हो पाती। तो श्वसन से हमारा ऊर्जा और उष्मा मिलती है। और आइए देखते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं। श्वसन में जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी का मतलब होता है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, जो इस जमीन पर रहते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? वो फेफड़े से सांस लेते हैं, लंग से सांस लेते हैं। जैसे हम किससे सांस लेते हैं? हम फेफड़े से सांस लेते हैं। जो जैसे गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब किससे सांस लेते हैं? लंग से सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। जो इस जमीन पर रहते हैं वो किससे सांस लेते हैं? समस्त स्तनधारी जीव, समस्त स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। और लेकिन जो कीट होते हैं, कीट के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे हमार बर्रई जाना था, बर्रई, तितली, ये सब कीट में आवत थी। ते पीछे कहा से सांस लेती? ये लोग जो होते हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। हमारे शरीर में जो श्वास नली होती है, उनके शरीर में जो श्वास नली होती है, हमारे भी शरीर में श्वास नली होती है, उनके भी शरीर में श्वास नली होती है। लेकिन जो कीट होते हैं वो डायरेक्टली अपने श्वास नली से सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। आप लोग कहेंगे हम लोग फेफड़े से सांस नहीं लेते, हम लोग मुंह और नाक से लेते हैं। ये गलत बात है। जो मुंह और नाक है यह एक मार्ग है सांस लेने का। मुंह और नाक एक मार्ग है सांस लेने का। लेकिन जो हमारा फेफड़ा होता है, हम लोग सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से। ये हमारा जो फेफड़ा है इससे हम लोग सांस लेते हैं। हम छोड़ते भी हैं तो फेफड़े से छोड़ते हैं। समझ में आया दोस्तों? और जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं मतलब जो जल में रहते हैं, जो पानी में जीव रहते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? अपने गलफड़े से सांस लेते हैं। इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, हिंदी में क्लोम कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं? गलफड़ा कहते हैं। तो जितने भी जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, जितने भी जलीय जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? अपने गलफड़े, क्लोम से सांस लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? और हमारा अगला क्या है? मेढक। मेढक जो होता है बहुत अजीब प्राणी है। मेढक बहुत अजीब प्राणी है। जो मेढक पैदा होता है, जो मेढक पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल। जब वह पैदा होता है तो वो छोटा रहता है, उसे क्या कहते हैं? टेडपोल। जो मेढक पैदा होता है वो किससे सांस लेता है? गलफड़े से सांस लेता है। किससे? गलफड़े से सांस लेता है। लेकिन जो मेढक
बरसात के समय में आप लोगों ने देखा होगा टर टर की आवाज आप लोगों के घर के आसपास बहुत ज्यादा सुनाई देती है। तो जो मेढक होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो जो मेढक बरसात के समय ऊपर आ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, तब वो लोग किससे सांस लेते हैं? तब वो लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। लेकिन जब मेढक बरसात खत्म हो जाता है, जब मेढक जमीन के अंदर चले जाते हैं, जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो वो लोग किससे सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। जमीन के अंदर चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। जब मेढक जमीन के अंदर चले जाते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं। जब मेढक जमीन पर आ जाते हैं तो फेफड़े से सांस लेते हैं। और जब मेढक पैदा होता है, जब बच्चा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। लेकिन जो टेडपोल होता है वो किससे सांस लेता है? गलफड़े से सांस लेता है। आइए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वसन तंत्र हमारा टॉपिक है। श्वसन क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन जो है वह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है मतलब श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझ में आया दोस्तों? श्वसन एक अपचायी प्रक्रिया है। अपचायी का मतलब होता है टूटना। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो विभिन्न गैसों में टूट जाता है। हम आगे आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। समझ में आया दोस्तों? समस्त स्तनधारी जीव फेफड़े से सांस लेते हैं। जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? गलफड़े से सांस लेते हैं, जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। मेढक जो होता है जब जमीन पर रहता है तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। जब जमीन के अंदर चला जाता है तो वो निष्क्रिय अवस्था हो जाता है, तो उस दौरान वो किससे सांस लेता है? अपने त्वचा से। और जो मेढक नया नया पैदा हुआ रहता है, जब वो छोटा रहता है तो मछली के समान रहता है, तो वो किससे सांस लेता है? अपने गलफड़े से सांस लेता है। समझ में आया दोस्तों? आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है। सबसे पहले आप लोग श्वसन ध्यान दीजिए। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया को सांस अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। आइए दोस्तों देखते हैं श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला निःश्वसन। क्या? निःश्वसन इन रिस्पायरेशन और निःश्वसन आउट रिस्पायरेशन। निःश्वसन का मतलब होता है सांस अंदर लेना और निःश्वसन का होता है सांस बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन। समझ में आया दोस्तों? हम लोग जब सांस लेते हैं तो अपने सांस में क्या है यार भैया। आइए दोस्तों ध्यान देते हैं हमारा अगला टॉपिक है श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है सांस अंदर लेना और दूसरा आता है निःश्वसन आउट रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया श्वसन क्या होता है। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। निःश्वसन इन रिस्पायरेशन, इनका मतलब अंदर, सांस अंदर लेना, और दूसरा होता है निःश्वसन। क्या? निःश्वसन आउट रिस्पायरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। समझ में आया दोस्तों? हम लोग जब सांस लेते हैं, आप लोग को पहले निःश्वसन और निःश्वसन समझ में आया? निःश्वसन का मतलब होता है सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? और हम जब हम लोग सांस लेते हैं तो उनमें नाइट्रोजन जो होता है 78% लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? हम जब सांस लेते हैं तो सांस के दौरान हम नाइट्रोजन को 78% लेते हैं, ऑक्सीजन को 21% लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे 0.03% लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया में नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं। जितना
नाइट्रोजन लिए रहते हैं उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, समझ में आया। और जो ऑक्सीजन होता है वो 17% रिलीज करते हैं, 17% छोड़ते हैं ऑक्सीजन। और लिए कितना थे 21%, ऑक्सीजन लिए कितना थे 21% और छोड़े कितना 17%। मतलब उसमें जो 4% होता है वो जब शरीर के अंदर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो CO2 होता है हम लोग कितना लिए थे 0.03% लिए थे और छोड़ते कितना है 4%। कितना 4% या मान लीजिए 4.6%, 4.6%। समझ में आया दोस्तों। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन को 78% लेते हैं और छोड़ते कितना है 78%। ऑक्सीजन को 21% लेते हैं और छोड़ते कितना है 17%। तो जो इसमें 4% होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% लेते हैं और छोड़ते कितना है 4.6। समझ में आया दोस्तों। आइए अब अगला देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है श्वसन मार्ग। दोस्तों मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार से हमारा श्वसन मार्ग होता है। श्वसन मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। वायु जो हम लोग सांस लेते हैं वो जिस मार्ग से होकर हमारे फेफड़े तक जाती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। समझ में आया दोस्तों। आइए देखते हैं हमारे श्वसन मार्ग में कितने अंग आते हैं, कितने चीजें आती हैं हमारे श्वसन मार्ग में। पहला जो होता है नासा छिद्र, पहला नासा छिद्र, नासा छिद्र। दूसरा नासा कपाट, तीसरा फेरिंग्स, फेरिंग्स। चौथा लैरिंग्स। दोस्तों हमारे श्वसन मार्ग में जो जो अंग आती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला होता है हमारा नासा छिद्र। ये जो है नासा छिद्र, ये क्या है नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल और मिट्टी के कणों को क्या करते हैं, रोकते हैं। और दूसरा हमारा होता है नासा कपाट। यहाँ बहुत सॉफ्ट हड्डी की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, नासा कपाट। यहाँ पर मारने पर बहुत तेजी से दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। पहला नासा छिद्र, दूसरा नासा कपाट। नासा कपाट में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारे नासा कपाट में तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं, जो धूल और मिट्टी के कण को हमारा नासा छिद्र के जो छोटे छोटे बाल हैं वो नहीं रोक पाते, वो जाकर म्यूकस में चिपक जाते हैं, हमारे म्यूकस में चिपक जाते हैं, जिसे हम लोग ऐसे करके निकाल देते हैं, जिसे हम लोग निकाल देते हैं। और नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, ये इसके अंदर वाला भाग क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स नाक और मुंह दोनों भाग को क्या करता है, जोड़ता है। जहां नाक और मुंह का भाग खुलता है उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है, लैरिंग्स। उसके बाद श्वसन अंग में और क्या आता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स ये वाला भाग है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे हम लोग अगर दाब देंगे तो हमारी जो आवाज है नहीं निकल रही है, दाबने से हमारी आवाज नहीं निकल रही है, तो इसे ये क्या है, लैरिंग्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, स्वर तंत्र भी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। लैरिंग से बाद होता है हमारा ट्रिकिया। लैरिंग से बाद क्या होता है, ट्रिकिया। ट्रिकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वास नली कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ सी आकार का, हमारे श्वास नली में सी आकार का कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्टिलेज। कार्टिलेज का वर्क क्या होता है, ये श्वास नली को फुला कर रखता है। जब हवा आती है तो क्या होता है, सांस नली फूल जाती है, और हवा जाती है तो सांस नली फुली रहती है। लेकिन जो अगर कार्टिलेज यहाँ पर ना होता तो सांस नली चिपक जाती और हम लोग वायु नहीं ग्रहण पाते, सांस नहीं ले पाते। समझ में आया दोस्तों। तो कार्टिलेज क्या करता है, इस श्वास नली की पाइप को फुला कर रखता है। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद ट्रिकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई। उसके बाद क्या होता है, ब्रोंकाई। दो भागों में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई, उसके बाद ढेर सारे भागों में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकियोलेस, उसके बाद अल्वेली। ये जो छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, ये क्या है, अल्वेली, जिसे हिंदी में कुपिका कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए फिर से
नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल और मिट्टी के कणों को क्या करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद नासा कपाट में तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं, जो धूल और मिट्टी के कण को हमारा नासा छिद्र के जो बाल नहीं रोक पाती वो जाकर हमारे म्यूकस में चिपक जाते हैं जिसे हम नाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया दोस्तों? नासा कपाट हो गया। उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स। अंदर वाला भाग क्या है, फेरिंग्स, जहां पर नाक और मुंह का दोनों का भाग खुलता है उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, स्वतंत्र है, यही आवाज को निकालता है। समझ में आया दोस्तों? लैरिंग्स। उसके बाद क्या होता है, ट्रिकिया। उसके बाद ट्रिकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई, ढेर सारे पार्ट में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकियोलेस, और उसमें जो गोले गोले गुब्बारे जैसे छल्ले या संरचना दिखाई दे रहा है वो क्या है, अल्वेली। समझ में आया दोस्तों? और ये क्या है हमारा, डायाफ्राम। क्या, डायाफ्राम। हमें सांस लेने में 70 से 80% मदद करता है डायाफ्राम। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो डायाफ्राम है ये क्या होता है, एकदम चिपक जाता है, डायाफ्राम चिपक जाता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है एकदम चिपक जाता है, लेकिन सांस को छोड़ते हैं तो कौन मदद करता है, डायाफ्राम। हमारे फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सांस को छोड़ सकता है। समझ में आया दोस्तों? तो जो फेफड़ा होता है वो कहता है डायाफ्राम से तुम मुझे ढकेलो, तो डायाफ्राम ढकेलता है, तब जाकर जो हमारा सांस है वो बाहर आता है। समझ में आया दोस्तों? तो जो डायाफ्राम होता है ये सांस लेने में मदद करता है। हम जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम एकदम स्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो डायाफ्राम इस आकार का हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके यहाँ पर क्या, उनके डायाफ्राम के स्थान के नीचे क्या, बच्चा बनने लगता है, बड़ा सा बच्चा आ जाता है। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती हैं वो उनको सांस लेने में कौन मदद करता है, जो उनकी पसलियां होती हैं, वो उनको सांस लेने में मदद करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कौन मदद करता है, पसलियां। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सांस लेने में मदद कौन करता है, उनकी पसलियां। और हम लोगों को सांस लेने में कौन मदद करता है, हमारा डायाफ्राम। समझ में आया दोस्तों? और आप लोगों ने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका हाथ भी नहीं टूटता, पैर भी नहीं टूटता, उसके सर में भी चोट नहीं लगती, फिर भी वो मर जाता है। तो क्या होता है, उसको जब वो भिड़ता है तो उसका डायाफ्राम ही टूट जाता है। जब डायाफ्राम टूट जाता है तो क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। समझ में आया दोस्तों? फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, कोई गिरता है, छत से गिरता है, आ करके मर जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो डायाफ्राम होता है वो टूट जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता। समझ में आया दोस्तों? आप लोगों को श्वसन अंग समझ में आया? पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई, ढेर सारे पार्ट में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकियोलेस, और जो गुब्बारे जैसे संरचना दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो है अल्वेली, जिसे कूपिका कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को श्वसन अंग के पूरे अंग के बारे में आप लोगों को बता दिया था, आइए आज जानते हैं कि हम जब भोजन करते हैं तो हमें हिचकी क्यों आती है। दोस्तों जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो भोजन आता है यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम की मांसपेशियां पाई जाती हैं। एपिग्लोटिस नाम की मांसपेशियां पाई जाती है। जब भोजन करते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस होता है एयर वाली जो पाइप होती है उसकी तरफ मुड़ जाती है, तो भोजन जो होता है भोजन की नली में चली जाती है। लेकिन जब हम लोग किसी को याद करते हैं, किसी और को याद करते रहते हैं, उसके याद में खोए हुए रहते हैं, जो ब्रेन होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन जो ब्रेन होता है वो और कहीं व्यस्त होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस जो नाम की मांसपेशियां है ये एयर वाली पाइप की तरफ नहीं मुड़कर फूड वाली पाइप की तरफ मुड़ जाती है। तो जो भोजन होता है वो एयर वाली पाइप में आ जाता है। तो जो हमारा फेफड़ा होता है हर मिनट पंप करता है, उस भोजन को बाहर ढकेलता है, हर मिनट पंप करता है, तो हमें क्या आती है, हिचकी। समझ में आया दोस्तों? बात करें, आइए दोस्तों देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम होता है एक बार में लिया गया सांस। एक बार में जो हम सांस लेते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पर खड़े हैं,
आप लोग हैं वो जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। एक बार में लिया गया सांस, नॉर्मली व्यक्ति जो इधर उधर टहल रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, वो किस वॉल्यूम में सांस लेता है, वो टाइडल वॉल्यूम में सांस लेता है। एक बार में लिया गया सांस का क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। एक बार में व्यक्ति कितना सांस लेता है, 500 ml। कितना दोस्तों, 500 ml। मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो सांस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 500 ml। एक बार में लिया गया सांस क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। आइए दोस्तों देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है। टोटल लंग कैपेसिटी, एक बार में नॉर्मली व्यक्ति किस में सांस लेता है, टाइडल वॉल्यूम में, लेकिन जो पूरे फेफड़े भर कर सांस लेता है, मतलब एक बार में जो सांस लेता है, हमारे फेफड़े में जितनी सांस जा सकती है उसे क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार में ली गई अधिकतम सांस, एक बार में लिया गया अधिकतम सांस क्या कहलाता है दोस्तों, टोटल लंग कैपेसिटी। अधिकतम सांस, एक बार में अधिकतम सांस वयस्क मनुष्य कितना लेता है, एक बार में कितना सांस लेता है, पूरे फेफड़े भर के सांस कितना लेता है, 600 ml। 600 ml। और मैंने आप लोगों को टाइडल वॉल्यूम बताया, नॉर्मली व्यक्ति कितना सांस लेता है, 500 ml, लेकिन जब वो थक जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, हांफने लगता है, तो वो किस में सांस लेता है, टोटल लंग कैपेसिटी में। एक बार में अधिकतम ली गई सांस किसमें कितना होता है, 600 ml। आइए दोस्तों देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन को ही आक्सीय श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों वायवीय श्वसन क्या होता है, वह श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। और उपस्थिति में, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन को अनाक्षिक श्वसन भी कहते हैं। यह क्या होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उसे अवायवीय श्वसन अनाक्षिक श्वसन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह अवायवीय श्वसन होता है, और जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित हो वहां पर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन क्या होता है। दोस्तों बाह्य श्वसन क्या होता है, हम गैस ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो यह कौन सा श्वसन होता है, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन सिर्फ फेफड़े तक सीमित रहता है। जो ऑक्सीजन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है उसे वह कौन सा श्वसन होता है, बाह्य श्वसन होता है। यह फेफड़े तक सीमित रहता है। लेकिन जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में चली जाती है तो वहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ले जाकर शरीर की पूरी कोशिकाओं को देता है, दे देता है, तो फिर वहां से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाकर फिर जो हमारे अलवेली होता है, कुपिका होता है, उनको दे देता है। तो वहां पर कौन सा श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है। नॉर्मली मैं जो सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, तो यह कौन सा श्वसन है, बाह्य श्वसन। यह फेफड़े तक सीमित रहता है। लेकिन जो ऑक्सीजन जाता है वहां पर हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ले जाकर पूरी कोशिकाओं को देता है, फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वहां पर कौन सा श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है। समझ में आया दोस्तों, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन समझ में आया। दोस्तों जैसा कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, वो खत्म हो चुका है। आइए अब फिगर के माध्यम से समझते हैं उसका डायग्राम कैसे बनता है और उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को दो लाइनें ऐसे खींचिए, उसके बाद इसे थोड़ा बेंड कर दीजिए, कुछ यूं, मतलब इसे इतना बेंड मत करिए, इसको थोड़ा सीधा लाइए पहले।
उसके बाद इसमें से 2 शाखाएं निकाल दीजिए। दो शाखाएं निकाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद फेफड़ा जानते हैं आप लोग, उस फेफड़े का चित्र बना दीजिए। कैसे भी बना दीजिए, बस आप लोग दर्शा दीजिए उसे। बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ दर्शा दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। दाईं ओर का थोड़ा बड़ा बना दीजिए और बाईं ओर का थोड़ा छोटा बना दीजिए। ये जो ऊपर वाली परत है दोस्तों किसकी बनी होती है? जो ऊपर वाली परत होती है प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये वाली परत किसकी बनी होती है? प्लूरा मेम्ब्रेन की। प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है। और दोस्तों ये क्या है? ये जो 2 शाखाएं निकली हुई हैं ये क्या है? इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। उसके बाद दोस्तों इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं। इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ब्रोंकियोलेस कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो बहुत सारी शाखाएं निकली जाती हैं वो ब्रोंकियोलेस होती है। जो 2 शाखाएं होती हैं ब्रोंकाई होती है। और ये क्या होती है दोस्तों? ट्रिकिया। ट्रिकिया होती है जिसे श्वास नली कहते हैं। और इसमें से गुब्बारे जैसे गोले गोले छल्ले होते हैं। गुब्बारे जैसे गोले गोले छल्ले होते हैं जिसे कूपिका कहते हैं। वायु कोष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में अल्वेली कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो ये गोले गोले गुब्बारे जैसे छल्ले हैं ये क्या होता है? कूपिका होता है। इसे इंग्लिश में वायु, इसे इंग्लिश में अल्वेली कहते हैं। अल्वेली कहते हैं दोस्तों। और ये क्या हुआ? ट्रिकिया, श्वास नली हो गई। श्वास नली हो गई। 2 भागों में बटा ब्रोंकाई, बहुत सारे भागों में बट गया ब्रोंकियोलेस। और ये जो गोले गोले छल्ले हैं ये क्या होते हैं? अल्वेली होती है। और जो फेफड़ा होता है उसका जो बाहरी परत होता है वो प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है। दाईं ओर का फेफड़ा बड़ा होता है, बाईं ओर का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों आइए एक बार फिर से श्वसन अंग के बारे में समझ लेते हैं। श्वसन अंग के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला क्या होता है? नासा छिद्र। उसके बाद नासा कपाट। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल और मिट्टी के कणों को रोकते हैं। उसके बाद क्या होता है? नासा कपाट। ये वाला भाग नासा कपाट होता है। यहाँ पर तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं। उसके बाद ये हल्लक, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे फेरिंग्स कहते हैं। ये नाक और मुंह के मार्ग को जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद आता है लैरिंग्स। ये वाला भाग जिसको हम दाब दे आवाज ना निकले उसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स। इसे स्वतंत्र वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका काम होता है ये आवाज को निकालने में सहायता प्रदान करता है। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद एक नली होती है जिसे श्वास नली कहते हैं। उसके बाद एक नली होती है जिसे श्वास नली कहते हैं। ये ट्रिकिया है। जो कीट होते हैं जैसे तितली हो गई, वो किससे सांस लेती है? अपने श्वास नली से सांस लेती है। समझ में आया दोस्तों? ट्रिकिया 2 भागों में बटा तो ब्रोंकाई, 2 भागों में बटा तो ब्रोंकाई, बहुत सारे भागों में बटा तो ब्रोंकियोलेस, 2 भागों में बटा तो ब्रोंकाई, बहुत सारे भागों में बटा तो ब्रोंकियोलेस हो गया। और ये जो गोले गोले छल्ले पाए जाते हैं, गुब्बारे जैसे गोले गोले छल्ले पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे अल्वेली कहते हैं, कूपिका कहते हैं। सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जो सोया हुआ मनुष्य होता है 1 मिनट में
सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है, 12 बार सांस लेता है। जगा हुआ मनुष्य एक बार में कितना सांस लेता है? जगा हुआ मनुष्य एक बार में 16 से 20 बार सांस लेता है। जगा हुआ मनुष्य एक बार में 16 से 20 बार सांस लेता है और सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? छोटे बच्चे 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 22 से 24 बार। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया वो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, आइए फिर से एक बार ऊपर देखते हैं। जो सोया हुआ मनुष्य होता है, जो मनुष्य जब रात को सोता है तो वो जब सो जाता है तो वो कितनी बार सांस लेता है? सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है दोस्तों? एक बार में वो 12 बार सांस लेता है। जो सोया हुआ मनुष्य रहता है वो 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। और जो जगा हुआ मनुष्य रहता है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो जो आप लोग जाग रहे हैं, तो ये जो जगे हुए मनुष्य होते हैं वो एक बार में 16 से 20 बार सांस लेते हैं। 16 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। और जो छोटे बच्चे होते हैं, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? छोटे बच्चे 1 मिनट में 22 से 24 बार सांस लेते हैं, क्योंकि उनका जो फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा होता है। जो उनका फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा होता है, तो 22 से 24 बार सांस लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो छोटे बच्चे होते हैं वो 22 से 24 बार सांस लेते हैं।